2 and lecture 3 for CBT Economics ICS. Now I am presenting Kurune Musawi Fada Muhtam. तो बच्चों आज का जो टॉपिक है ये कुरुने मुसावी फादा मुहतम के ऊपर है और ये चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर में ये नंबर 3 पे है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुरुने मुसावी फादा मुहतम। कुरुने मुसावी फादा मुहतम से मुराद ये है कि कुरुने मुसावी फादा मुहतम इसे कहते हैं कि इंसान अपनी डेली लाइफ में चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुरुने मुसावी फादा मुहतम के बेशुमार जो एग्जाम्पल हैं उनको अपनी लाइफ में यूटिलाइज करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अमीर है या कोई गरीब है, अगर कोई गरीब है तो उसके पास जितने भी पैसे हैं वो अपने पैसों से जब मार्केट में चीज़ लेने के लिए जाता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं कोई भी चीज़ लेने के लिए जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर वो सब्ज़ी लेने के लिए जा रहा है तो उसकी कोशिश ये होगी कि अगर मैं गाजर ले रहा हूँ या मैं दाल ले रहा हूँ या और भी जो भी मौसम की जो भी वो सब्जी है वो लेने जा रहा है, जाहिर बात है अकेला सब्जी नहीं लेगा, उसके साथ उसको आलू वगैरह भी लेने पड़ेंगे, साग टमाटर लेना पड़ेगा और दूसरे जितने भी लवाजमात हैं वो साग लेने पड़ेंगे। उसकी कोशिश ये होगी कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं उन पैसों को तमाम यूनिट के ऊपर इस हिसाब से खर्च करूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जब वो मिलेगी तो फिर उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो कुरुने मुसावी का मतलब बराबर, फादा का मतलब तस्कीन। तो उसका मतलब यह है कि टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें अंदाजा हो जाता है कि ये ऐसा कानून है जिसका मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ मार्केट में चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पे ऐसा पेड़ मुंतखब करते हैं जिससे हमें क्वांटिटी भी ज़्यादा मिल जाए और जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी दी जा सके। तो ये इंसान की अपनी लाइफ में हर रोज़ इंसान इस कानून को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करता है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी तारीफ। वैसे तो इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशन हैं आपकी बुक में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो वैलिड समझी जाती है, काबिल समझी जाती है, अल्फ्रेड मार्शल की जितनी भी डेफिनेशन है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने कुरुने मुसावी फादा मुहतम की तारीफ यूं की है, अगर किसी शख्स के पास कोई शय हो जिसे एक से ज़्यादा कामों में इस्तेमाल किया जा सकता हो तो इस शय को इन कामों में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि काम में हासिल शुदा फादा मुहतम मुसावी हो। बच्चों ये वही बात है जो अभी मैंने आपको इसके पास मंजर में बताई है कुरुने मुसावी फादा मुहतम में। तो ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैंने समराइज करके उसको लिख दिया है, समराइज करके यानी कि उसको शॉर्ट करके लिख दिया है। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, जो मैंने आपको बात बताई है वो इसी डेफिनेशन में कोट हो रही है, लेकिन डेफिनेशन का मतलब ये है कि हम सिर्फ वही चीज़ में इस्तेमाल करते हैं जो वैलिड होती है, जो काबिल होती है। तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके बाद कुरुने मुसावी फादा मुहतम का जो दूसरा नाम है वो क्या है? कुरुने मुसावी फादा मुहतम का दूसरा नाम कुरुने इंतहाई तस्कीन। इंतहाई तस्कीन का मतलब ये है कि जब भी हम चीज़ लेने जाते हैं हमारी कोशिश यही होती है कि हम वहाँ से ऐसा पेड़ मुंतखब करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिल जाए। ज़्यादा जब इंसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसको मार्केट से लेके आएगा, उसको जब इस्तेमाल करेगा तो उसको ज़्यादा फ़ायदा देगी, ज़्यादा ज़हनी सुकून मिलेगा, ज़्यादा तस्कीन मिलेगी। फायदा का मतलब उसको तस्कीन मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। तो दूसरा नाम इसका क्या है? कुरुने इंतहाई तस्कीन। इसके बाद नंबर 3 पे इसी कानून का कुरुने मुसावी फादा मुहतम का जो तीसरा नाम है वो है कुरुने इस्तिबदाल। कानूनी इस्तेमाल किसको कहते हैं? इंग्लिश की बात की है तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और जो दूसरा कानून है इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात क्लियर होगी। अब आगे आते हैं इस गोशवारे के ऊपर। गोशवारा का मतलब ये है कि जो चीज़ ये जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे बयान की है तो उससे पहले इसके पास मंजर में हमने जो बात की है आया कि जो हम बात कर रहे हैं वो गोशवारे में और डायग्राम में वो चीज़ प्रूव हो रही है कि नहीं। अगर तो प्रूव हो रही है तो मतलब ये बिल्कुल ठीक है। अगर गोशवारे में जो चीज़ हम बयान कर रहे हैं, जो चीज़ फर्ज कर रहे हैं वो डायग्राम में अगर नहीं है उसका मतलब ये है कि ये कानून वैलिड नहीं है, ये मतलब जो हम बात कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे बयान की मैंने आपको बताई, आप देखते हैं गोशवारे में आया कि ये वैलिड है कि नहीं है। नंबर 1 पे ज़र की इकाइयाँ, उसके बाद चीनी का मुहतम फादा, चावल का मुहतम फादा। ठीक है, ज़र की इकाइयाँ ये है कि हमने यहाँ इकाइयाँ ली है। इकाइयाँ मतलब क्वांटिटी, जो चीज़ हम मार्केट में लेने जाते हैं 1 2 3 4 वो
और उसके बाद क्या है 8। इसी तरह जब हम बात करेंगे चावल के मुफ्त फायदा की, यानी कि इसका मतलब ये है कि चावल से कितना फायदा हासिल हो रहा है, चावल से कितनी तस्कीन मिल रही है, चीनी से कितनी तस्कीन मिल रही है। 1 रुपया अगर हम इसके ऊपर लगाते हैं तो चावल की कितनी इकाइयां हमें लेनी चाहिए या चीनी कितनी इकाइयां लेनी चाहिए, ये चीनी से डिस्कस हो रही है। चावल का मुफ्त फायदा कितना है, पहले नंबर पे कितना 20, उसके बाद कितना है 16, फिर 12, फिर 8, फिर 4। इसका मतलब ये है कि अगर सारा 1 रुपया खर्च करता है चीनी के ऊपर तो उसको कितने यूनिट मिलेंगे 24। अगर वो यही यूनिट चावल के ऊपर खर्च करता है तो कितने मिलेंगे 20। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा फायदा उसे कहां मिलेगा चीनी के ऊपर, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, इसकी 20 इसकी 24 है। अब जब 2 रुपए उसके पास है, अब वो 2 रुपए को कैसे यूटिलाइज करें, तो वो दोनों चीजों को अगर इकट्ठा करें तो सबसे ज्यादा चीजें किसकी मिलती हैं। तो यहाँ पे बात करें कितना है, यहाँ पे 20 हो रहा है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 16 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो चावल की बजाय चीनी खरीदेगा, क्योंकि उसको इससे ज्यादा फायदा हो रहा है, शक्ति ज्यादा मिल रही है उसको, तो इसको छोड़ देगा, इसको खरीद लेगा। ठीक है, इसी तरह जब उसके पास 3 रुपए है तो फिर कितने हैं, यहाँ पे चीनी का कितना है 16 और चावल का कितना है 12। जब वो 4 का खर्च करेगा दोनों के ऊपर, अगर वो एक के ऊपर खर्च करेगा या दोनों के ऊपर खर्च करेगा, अब ये उसकी मर्जी है, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन के लिए अब वो एक ऐसा पेड़ चूज करेगा जिसके ऊपर उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो 4 पेड़ के ऊपर जब उसको 4 पेड़ चीनी कितनी कितना फायदा मिलेगा 12 और चावल को कितना मिलेगा 8 और 5 रुपए जब खर्च करेगा इसको कितना मिलेगा 8, यहाँ पे कितना 4। अब उसके पास टोटल 5 रुपए हैं। अब 5 रुपए में से उसने चीनी भी लेनी है और चावल भी लेना है, और उसकी कोशिश ये है कि जहां पर मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा मुझे तस्कीन और फायदा मिले, यानी कि जो चीजें वो खरीद रहा है किसके ऊपर उसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो अब वो क्या करेगा, अगर वो 3 इकाइयां टोटल 5 रुपए उसके पास, 5 रुपए में से वो 3 रुपए चीनी के ऊपर खर्च करता है 24, 20 और 16, यानी कि 3 इकाइयां चीनी के ऊपर खर्च करने से उसको कितना मिल रहा है, पहले कितना 24, फिर 20, फिर 16। ठीक है, 3 रुपए जब उसने चीनी के ऊपर खर्च किए तो इन तीनों को जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब उसके पास टोटल 5 रुपए, 3 रुपए उसने खर्च कर दिए चीनी के ऊपर। अब वो क्या करेगा, अब उसके पास 2 रुपए पीछे बच गए हैं, अब 2 रुपए वो चावल पर खर्च करेगा। चावल के ऊपर पहले कितना फायदा है 20, उसके बाद कितना है 16। तो यही बात यहाँ पे 2 इकाइयां चावल पर खर्च करने से, जब 2 इकाइयां पहले कितना आएगा 20 आ जाएगा, उसके बाद कितना 60, जब इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 36। अब उसके पास चीनी और चावल के उसने 3 रुपए खर्च किए चीनी के ऊपर, 2 रुपए खर्च किए उसने चावल के ऊपर, तो अब उसके पास चीनी और चावल की इकाइयां टोटल तो 5 रुपए है ना उसके पास, 5 रुपए में से वो 60 रुपए लेंगे, 60 और प्लस 36 ये 96 हो जाएगा। यानी कि उसने 5 रुपए खर्च किए हैं चीनी के ऊपर और चावल के ऊपर, और उसने 3 रुपए दे लिए चीनी के, 2 रुपए दे लिए चावल के, इनका मजमूआ कितना हो जाएगा 96, यानी कि 5 रुपए में उसको 96 के तो इक्वल है, वो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, फायदा मिल रहा है। इसलिए वो 2 चीजों के एक चीज के ऊपर खरीदेगा तो इसका 80 बन जाएगा, सबको ऐड करें 80 बनता, लेकिन कम फायदा। अगर वो सारे पैसे चीनी पर खर्च करेगा तो 80 है, सारे पैसे चावल पर खर्च करेगा तो वो इससे कम है। इसलिए उसने चीनी और चावल दोनों ले लिए, तो क्वांटिटी कितनी है 96। ठीक है, अब यही वाली जो बात हमने गोश्त बारे में जिक्र की है, अब हम देखते हैं आया कि ये वाली जो चीज हमने गोश्त बारे में फर्ज की है, ये सारी चीज आया कि ये हमने जो गोश्त वाला बनाया फिगर हमने इस्तेमाल किए हैं, ये डायग्राम में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर तो ये डायग्राम में कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो इसकी 2 साइड होती है, एक राइट एक लेफ्ट। राइट साइड में आपके पास एक्स एक्सिस है और लेफ्ट साइड पे आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस को क्या रखा है फायदा, यानी कि इन दोनों चीजों का जो फायदा है वो हमने रख लिया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हमने जर किया कामयाब किए ये वाली। ठीक है, और जब हमने वाई एक्सिस के ऊपर चीजें रखी हैं तो हम 2 हमारे पास आ रहा है, चीनी का कितना फायदा है, चावल का। सबसे यानी कम फिगर कितना है, कम से ये वाला 4 है, सबसे ज्यादा फिगर कितना है 24। इसका मतलब हम 4 से स्टार्ट करेंगे 24 तक, तो पहले 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16, उसके बाद कितना है 20 और उसके बाद कितना है 24। ठीक है, ये तो आ गया आपके वाई एक्सिस के ऊपर।
जब हमारे पास जाने की एक लाइन थी तो हमने कितनी इकाइयां खरीदी इसकी 20, ठीक है। उसके बाद 20 के ऊपर ये वाला जो भाग बना हुआ है ये क्या है, चावल का मतलब फादा, ये वाला चावल का मतलब है 20, और ये जो ऊपर है ये चीनी का है, लेकिन ये ऊपर इसलिए मैं लेके नहीं गया क्योंकि हमने वो वाले पेड़ देखने हैं जो दोनों में सेम आ रहे हैं। यहाँ पे कितना 20 और यहाँ पे भी 20 आ रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट 20 के ऊपर ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट 20 के ऊपर ये है, ठीक है। उसके बाद 16 के ऊपर कितना है, 16 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, जब 2 पैसे खर्च किए हैं तो यहाँ पे इसके पास आ जाएंगे 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा इसके पास 16, ठीक है। तो ये वाले क्योंकि यहाँ पे एक चीनी का और एक चावल का है, ये जो चीनी का खाता है ये आगे है क्योंकि इसका फायदा ज्यादा है, और जो चावल का है वो पीछे वाला खाता है, ये वाला, ये जो मैंने आपको बताया ये वाला, और जो आगे वाला है चीनी का है। तो जब उसने 2 रुपए खर्च किए तो 2 रुपए के ऊपर उसको चीनी के कितने मिल रहे हैं 60, और सॉरी चावल के मिल रहे हैं 60, चीनी के कितने मिल रहे हैं 20, तो ये यहाँ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब 3 रुपए खर्च करता है तो 3 रुपए के ऊपर उसको कितने चीनी के 60 मिलते हैं और उसके 12 मिलते हैं, तो यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है। उसके बाद जिक्र करें तो 4000 की कईयों पे ऊपर इसको करते हैं, यहाँ पे इसको 12 मिल रहे हैं, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 8, तो यही चीज यहाँ पे इन 2 पॉइंट के ऊपर आ रही है। इसी तरह जब उसने 5 रुपए खर्च करते हैं तो 5 रुपए जब खर्च करेगा तो उसको इसके मिलेंगे ये 5 रुपए की है, चीनी का कितना 8 है और चावल का कितना है 4, तो ये सारी चीजें आ गई। अब जब इन सब यानी कि एक कार्ड मेरे पास ए आ गया, बी, एक सी, डी, ई, एफ, ये 3 यानी कि मेरे पास कार्ड आ गए 5, सॉरी। तो जब इन 5 कार्ड को लाइन से बिल्कुल सीधा रखे स्केल के साथ ड्रा करूंगा तो हमने खाता हासिल हो गए हो जाएगा। ये जो पहले वाला खाता है ये चावल का फादा, मतलब इसका मतलब ये कम फादा है इसलिए ये पहले है, ठीक है। उसके बाद इसको आगे जब शिफ्ट करेंगे, आगे शिफ्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 24, यहाँ पे 60, यहाँ पे 20, यहाँ पे 12, यहाँ पे 60, इसका मतलब ये है कि ये से आगे सफर कर जाएगा, आगे मूव हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये जो डॉट लाइन हम आगे लेके जाऊंगा तो एक खाता में और हासिल हो जाएगा, जो दूसरा खाता है ये चीनी का फादा उत्तम है, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाएगी इसकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है कि जैसे आपने ये डायग्राम ड्रा किया है अपने अल्फाज में हर चीज हर पॉइंट को आपने डिस्कस कर देना है, तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। और बेटा कल भी मैंने बताया था कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव के मुताबिक, इसका मतलब ये कि अगर आप गोश वाला बनाया है तो गोश वाले के साथ डायग्राम लाजमी, और डायग्राम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी एक्सप्लेनेशन, तो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर देनी है। उसके बाद आ जाएगा उस क्वेश्चन याद यानी कि लिमिटेशन आया कि ये वाला जो हमारे पास ये जो टॉपिक है उन्होंने मिसालिया फादा मोहतरम, उन्होंने मिसालिया फादा मोहतरम, तब जिंदगी में अमल उसका तलाक नहीं होगा अगर ये वाली चीजें आ जाएंगी, ये आते हैं इसकी लिमिटेशन, तो उनको कहते हैं रस्म और रिवाज। रस्म और रिवाज का मतलब ये है अगर आप चाहते हैं मार्केट में कोई चीज लेने के लिए रस्म और रिवाज के मुताबिक, यानी कि हर फैमिली में, हर माशरे में, हर इलाके में जहाँ पे कोई रह रहा है वहाँ का जो रस्म और रिवाज है वो बहुत ज़्यादा उसमें असरदार होता है। अगर वो मार्केट में जाता है उसके पास 1000 रुपया, तो 1000 रुपये में उसकी कोशिश ये होगी कि वहाँ से वो चीज़ खरीदे जो इसके माशरे में लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा उसको चाहे उसकी क्वान्टिटी कम में ही मिले, पैसे ज़्यादा देने पड़े, लेकिन वो रस्म और रिवाज के अकॉर्डिंग वो चीज इस्तेमाल करेगा, तो तब इस कानून का इतलाफ नहीं होगा। नंबर 2 पे क्या है वक्त का आंसर। वक्त के आंसर इसमें इसका मतलब ये है कि जो भी अगर वो कोई चीज खरीदता है तो वक्त के आंसर के लिहाज से बात करा जाए, वो मार्केट में कोई चीज लेने जाता है उसके पास टाइम कम होता है, लेकिन जो मार्केट में जाएगा तो वो एक ही चीज मुख्तलिफ क्वालिटीज होती हैं, कोई किसी की चीज के प्राइस कम होती है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही अच्छी होती हैं, और कुछ चीज की प्राइस ज्यादा होती है उसकी क्वांटिटी कम होती है, क्वालिटी भी कम होती है। जब उसके बाद वक्त कम होगा तो वो जिस पहली शॉप के ऊपर जाएगा वो वहां से ही कोई चीज ले लेगा, चाहे उसको उसमें सेटिस्फैक्शन कम भी मिले, लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो वहां से खरीद लेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, जब मार्केट में चीज लेने के लिए जाते हैं तो तमाम शॉप कम अज कम मैक्सिमम शॉप का विजिट किया जाता है, वहां से देखा जाता है कि जो मेरे पास पैसे हैं इससे ज्यादा चीज कहाँ से मिल सकती है और आधा ज्यादा कहाँ से मिल सकता है, और शॉर्ट वक्त के मुताबिक वो मार्केट में उसको नॉलेज कम होने की वजह से वो एक ही दुकान से चीज
ले लेता है, जिसका मतलब ये है कि उसको अफादा कम मिलता है, तब भी इस रूल का इतलाक नहीं होगा। उसके बाद अफादा की नुमाइश। अफादा की नुमाइश का मतलब है कि अफादा इंसान की ज़हनी कैफियत है, यानी कि ज़हनी कैफियत में जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ज़हनी इत्मीनान करते हैं कि हाँ ये इस हद ठीक है। लेकिन अफादा की नुमाइश ज़हनी कैफियत है, इसकी नुमाइश का कोई भी जरिया नहीं है, इसकी नुमाइश हम नहीं कर सकते क्योंकि ज़हनी कैफियत का नाम है। अगर आप ज़्यादा तस्कीन मिलेगी, कुछ चीज़ को इस्तेमाल करने से ज़्यादा फायदा मिलेगा तो आप ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेंगे। इसलिए अफादा की नुमाइश, इसका मतलब अफादा की नुमाइश ज़हनी कैफियत का नाम है। अगर हम मंडी से नाम वाकिफ़ है, मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि जो बाजार में चीज़ें लेके जाते हैं तो मंडी के हालात से उनको वाकिफ़ नहीं होती, यानी कि वो मंडी को उतना नहीं जानते, क्योंकि वो जब शॉप पे जाते हैं चीज़ लेने के लिए तो उसको वाकिफ़ नहीं होती कि आए कि जब मैं चीज़ मिसाल पर मैं पहले खरीदने के लिए जा रहा हूँ बोर्ड मार्कर, तो जब मैं मार्केट में जाऊँगा मैं एक ही शॉप के ऊपर जाऊँगा, बोर्ड मार्कर चाहिए मुझे 10 रुपये का 30 रुपये का मिले, 30 रुपये इसकी प्राइस मैं एक ही शॉप में जाता हूँ वहाँ से लेके आया हूँ। हालांकि मैं आगे भी शॉप पर विजिट करता हूँ तो यही बोर्ड मार्कर मुझे 10 रुपये में मिल जाना था, क्वांटिटी भी अच्छी क्वालिटी भी अच्छी। लेकिन मंडी के हालात से ना वाकिफ़ होने का मतलब ये है कि उसको नहीं पता था कि ये वाली चीज़ आगे भी शॉप के ऊपर होगी, तो इसलिए ना वाकिफ़ की वजह से वो एक ही शॉप से ले लेगा, महंगी ले लेगा, कम क्वांटिटी कम क्वालिटी में और कम स्कीम की बना पर, तब भी ये इसके ऊपर इतलाक नहीं होगा इस कानून का। आगे अशिया की मुकाबले तकसीम गिरी। बाद अशिया ऐसी होती है कि जो जिनकी तकसीम नहीं हो सकती, यानी कि हम उनको हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम घर लेने के लिए सोसाइटी में जाएंगे तो घर को 2 हिस्सों में तुमने लेंगे कि आप एक हिस्सा मुझे आज देते एक हिस्सा से नहीं, ये तकसीम नहीं है। अगर आप गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो कार को, गाड़ी को, बस को 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, वो भी आप एक ही यानी कि उसको मुकम्मल खरीदेंगे, इसकी तकसीम पजीरी नहीं है, इसका मतलब भी कानून का इतलाक नहीं होगा। उसके बाद क्या है नशर व शात। नशर व शात मतलब ये कि आपको पता है कि टीवी के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर नशर व शात यानी कि चीज़ों की बहुत ज़्यादा तशरीह की जाती है, वो शूट की जाती है। बाद लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ मशहूरी को देखते हैं, वहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन बताई होती है उसको माइंड में रख के एक ही जगह से जाकर चीज़ खरीद के ले आते हैं, हालांकि उसका जो फायदा वो कम से कम होता है, प्राइस ज़्यादा होती है। लेकिन नशर व शात की वजह से वो अपने अफादा को नहीं सोचता कि उसको कम पैसों में ज़्यादा चीज़ कहाँ से मिलेगी, लेकिन नशर व शात की वजह से ज़्यादा पैसों में वो कम चीज़ मार्केट से ले आता है। तो बेटा आज का जो टॉपिक है इसमें नंबर 1 पे क्या है, आपने मौसम का जो पस मंजर है वो आपने देखना है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है, और नंबर 4 पे वो शुरा है। ठीक है, ये बेटा आपकी बुक में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या है कि आपने नंबर 5 पे डायग्राम बनानी है, डायग्राम बनाने के बाद आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नंबर 6 पे है मुस्तशनियात। मुस्तशनियात का मतलब लिमिटेशन। तो बेटा ये 6 मुस्तशनियात हैं, वो आपने अच्छे से याद कर लेना है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए इनमें से किसी भी पॉइंट की, तो बेटा आपने मुझसे पूछना है, मुझे मैसेज कर देना है, ताकि कमेंट कर देना कि सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं, तो बेटा मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इसी के साथ बेटा खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। और एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें शामिल है, इसको आपने अच्छे से याद करना है।